सुबह के अराउंड 5:30 बज रहे हैं। रात को मैं जब पहाड़ों से गुज़र रहा था तो मैं पूरे का पूरा रास्ता खो गया। मुझे बेस कैंप का कुछ नहीं पता था। मैं 5-6 पहाड़ क्रॉस कर आया और मैं पूरी तरह खो गया था। शाम के कोई 5 से 6 बज रहे थे और मुझे लग रहा था कि अब कोई ठिकाना मिल रहा नहीं है, वापस जाने का टाइम नहीं है, वो सर्दी मुझे मार देगी। लेकिन क्या हाल है? लाइफ काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। हम जिस तरह सोचते हैं वो उस तरह हर बार होता नहीं है। हमने जो चीज़ कैलकुलेट की होती है वो वैसे होता नहीं है, और मेरे ख्याल से यही इंसान होने की खूबसूरती है। वरना अगर एक कंप्यूटर को एक कैलकुलेशन दी जाती है तो वो एग्जैक्ट रिजल्ट देता है, आप जितनी बार भी उससे कैलकुलेशन करवा लो। अगर मॉडर्न डे कंप्यूटर्स हैं तो 0-1 में बिट्स में, और अगर क्वांटम कंप्यूटर्स हैं तो 0-1 एट द सेम टाइम, बट आपको रिज़ल्ट वो ही मिलता है। जबकि इंसान जब कोई ना कोई कैलकुलेशन करता है तो रिज़ल्ट मुख्तलिफ होता है, और इसको कहते हैं आपके आमाल और उनके बदले में फिर आपके कॉन्सिक्वेंसेस जो आपको मिलते हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब कुछ अरसा पहले लाइक बटन के नीचे जो डेट पब्लिश की गई है इस वीडियो की, उससे अराउंड 1 महीना पहले हम लोग गए हुए थे हुंज़ा, और हुंज़ा से वापसी पे हमने 2 दिन स्टे करना था फेरी मेडोज़ में। अगर फेरी मेडोज़ का नहीं पता आपको तो मैं समझा देता हूँ। नांगा पर्वत का आपने नाम सुना होगा, 9th हाईएस्ट माउंटेन ऑन प्लैनेट अर्थ एंड द नंबर 1 डेडलीस्ट माउंटेन। जो नांगा पर्वत को चढ़ने का रास्ता है जो समिट तक जाने के लिए, वो फेरी मेडोज़ से होता है। तो आप 4 घंटे फेरी मेडोज़ की ट्रैक करते हो, और उसके बाद आप फिर फेरी मेडोज़ जब पहुंचते हो तो वो तो अलग, उस पर वीडियो बनाई जा सकती है, इट्स सो ब्यूटीफुल। लेकिन फेरी मेडोज़ से आगे आप बेस कैंप की तरफ जाते हो, और बेस कैंप से फिर आप आगे नांगा पर्वत चढ़ते हो। तो हमारी कहानी फेरी मेडोज़ के अंदर शुरू होती है, जहाँ से हम निकले थे अराउंड 10 बंदे बेस कैंप के लिए, बेस कैंप नांगा पर्वत के लिए। पहुँचे 3 ही हैं सिर्फ, हमारे पूरे ग्रुप में से 20 का ग्रुप था, और 10 निकले बेस कैंप के लिए, 10 होटल में रहे। पहुँचे सिर्फ और सिर्फ 3 ही हैं, मैं उनमें से एक था। लेकिन मेरी स्टोरी थोड़ी मुख्तलिफ है क्योंकि बाकी सब वापस आ गए थे उस दिन। मेरे साथ कुछ स्ट्रेंज हुआ, और ये मेरी कहानी है कि मैं किस तरह सरवाइव करके आया हूँ नांगा पर्वत बेस कैंप पे। तो शुरुआत हमारी कुछ इस तरह हुई। मेरे ठीक पीछे ये नांगा पर्वत है, और इस वक्त हम नांगा पर्वत की बेस कैंप पे जा रहे हैं। भी नाश्ता कर लें, नाश्ता ज़रूरी है, उसके बाद बेस कैंप के लिए निकलते हैं। अभी हम बेस कैंप की तरफ निकल पड़े हैं, रास्ते में फिर बात होती है। अभी हम रास्ते में हैं और बेस कैंप की तरफ ही जा रहे हैं। रास्ते में आपको बहुत इनक्रेडिबल व्यूज़ मिलेंगे, जिस तरह ये वाला व्यू है पूरा, और आपको यहाँ ऊपर पहाड़ भी नज़र आएंगे। एंड जा रहे हैं अभी आगे, रास्ते में फिर बात करते हैं आपसे। तो हम गुम हो चुके हैं जंगल में। पूरे का पूरा ग्रुप आगे चला गया है, हम पीछे रह गए हैं। सिर्फ 4 बंदे हैं हम, और काजिम पीछे है, और बस यही कुछ है। लेकिन इतने मज़े की जगह है, जंगल के बीच में से गुजरना, जानवर हो सकते हैं, आप ना आइएगा, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। सो हमें मंजिल से फ़र्क नहीं पड़ रहा, रास्ता ही इतने मज़े का है, वी आर एन्जॉइंग इट। अब पता नहीं कब पहुंचते हैं, पहुंचते भी हैं या वापस जाते हैं, और वापस जाते हैं तो वापस जाने का भी रास्ता नहीं पता, कुछ याद नहीं है, बिल्कुल जंगल के बीच में फंसे हुए हैं। सो देखते हैं आगे।
अब जब जंगल में गुम हो ही गए हो तो फिर टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, बस गाओ और आगे मूव करते जाओ। चल दिल मेरे छोड़ ये डेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। ओके, इट्स क्लियर कि वी आर लॉस्ट। इस जंगल में हम खो चुके हैं, नहीं पता रास्ता, ट्रैक भी अब गायब हो गया है, आगे ट्रैक भी कोई नहीं है और बस हम अब तुक्का ही मार रहे हैं। वापस नहीं जा सकते, वापस रास्ता नहीं पता। अब वी जस्ट होप कि अंधेरे से पहले हमें आबादी मिल जाए। बेस कैंप तक पता नहीं पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, बट इट्स इम्पोर्टेंट। एक लोकल भी नहीं मिल रहा हमें। सारे परेशान हैं और देखते हैं अब क्या होता है। लेट्स सी। रास्ते में जाते हुए मुझे ये मिली, कितनी खौफनाक सी ये चुड़ैल की उंगलियां लग रही हैं और मैं सोच रहा हूँ टाइटल कुछ ऐसा ही होना चाहिए मे बी। और रास्ता भी बाय द वे एक और अपडेट देनी थी, रास्ता भी मिल गया है थोड़ा बहुत, मतलब कंफर्म नहीं है बट ये रास्ता है। ये हमारे साथ पानी है और ऊपर वो बकरी भी है कहीं पे। सो बकरी, पानी और ये ऊपर नांगा पर्वत। शायद हम बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं, सही रास्ता है। अच्छा, तो ये चीज़ एक और साइन है कि हम लोग बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ये ताज़ा कोई मेरे ख्याल से आधे घंटे का सामान है। ओह मैन, वी हैव द सर्वाइवल स्किल्स। इस सारी टेंशन के बाद हम फाइनली बयाल कैंप पहुंच गए। और बयाल कैंप जो है वो आपका फर्स्ट पॉइंट है जब आप बेस कैंप की तरफ जा रहे होते हो। एक्चुअली 3 पॉइंट्स हैं। एक बयाल कैंप है फेरी मेडोज से जाते हुए, बयाल कैंप से आगे आपके पास आता है व्यू पॉइंट 1 और व्यू पॉइंट 1 के बाद आपके पास आती है बेस कैंप। तो काफ़ी लंबा सा रास्ता है और मेरे जो साथ बॉयज़ थे उन्होंने सिर्फ बयाल कैंप तक जाना था। तो फाइनली बयाल कैंप तक हम इतनी सारी टेंशन के बाद पहुंच ही गए। एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देखना। ओह गॉड, ऑसम है। हो गया आगे। Can you guys see? आबादी आ गई है और बहुत ज़्यादा हट्स हैं। थैंक गॉड पहुँच गए। अब पता चलेगा कि सही आ रहे हैं गलत, लेकिन आबादी मिल गई है, सो दैट्स अ विन विन। अभी हम इधर रुके हुए हैं, ये लोग काजिम लोग और बाकी सारे वापस चले जाएंगे थोड़ी देर इधर घूम के। ये व्यू पॉइंट तक जाएंगे और बेस कैंप तक ही नहीं जाएंगे। बेस कैंप तक मुझे अकेला जाना होगा। रास्ते में कोई ग्रुप मिल गया इन लोगों में से जो जा रहे हुए तो वेल एंड गुड, वरना मैं अकेला बेस कैंप तक जा रहा हूँ। इसलिए अभी मैं साथ साथ नूडल्स और चाय को कंज्यूम कर रहा हूँ ताकि कुछ ना कुछ जान बन जाए। पता नहीं अंधेरे तक पहुँच पाऊँगा वापस, क्या होगा। अकेला रास्ता है बट अब एडवेंचर है, करना तो है। आई थिंक इट्स टाइम टू से गुड बाय। ओके, चलते हैं, खुदा हाफिज़। अब बयाल कैंप से निकलते हुए मेरे पास कोई मेरे साथ बंदा नहीं था, तो मुझे नहीं पता था आगे फासला कितना है एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन एक भाई मुझे मिले, आई थिंक वो सियालकोट के थे और वो अपने ग्रुप के से आगे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्रुप बहुत पीछे रह गया था। लड़कियां भी थी, लड़के सारे आ रहे थे, तो वो बहुत स्लो आ रहे थे। तो इन भाई ने कहा कि भाई मैं तो इनसे आगे आ गया। मैंने कहा चलो अच्छा है, मुझे भी कोई साथ में जाने के लिए मिल गया और हम आगे निकल गए व्यू पॉइंट 1 के लिए। अभी रास्ते में जाते हुए हमें ये 3 भाई मिले हैं और ये भी व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और शायद ये बेस कैंप की तरफ जाएं, कंफर्म नहीं है। बट अच्छी बात यह है कि रास्ते में लोग मिलने लग गए हैं, दैट्स गुड। भाई आप लोग अभी कितना दूर हैं व्यू पॉइंट से? अराउंड मोर देन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर से ज़्यादा टाइम इनको लगने वाला है, हमें भी लगने वाला है। और हमने तो आगे बेस कैंप जाना है, अंधेरे में वापस आना है। टफ। हम व्यू पॉइंट 1 तक फाइनली पहुंच गए हैं। ये यहाँ पर एंट्रेंस है व्यू पॉइंट 1 की। इस वक्त 2 बज रहे हैं, ये आप देख सकते हैं।
और भाई हमें कितना दूर अभी 3 घंटे है ना, 3 घंटे लग जाएंगे अभी 3 घंटे अभी हमें लग जाने हैं अगर लगातार चले तो। अगर लगातार चलते रहे ऊपर। जब मैं व्यू पॉइंट 1 पर पहुंचा तो वो जो हमसे आगे वाले बॉयज़ थे वो सारे उधर ही मौजूद थे, और अकॉर्डिंग टू द टूर गाइड मौसम ख़राब था इसलिए वो उनको आगे जाने नहीं दे रहा था। लेकिन उन सब से पहले आगे 2 लड़के ऑलरेडी बेस कैंप के लिए निकल चुके थे हमारे ग्रुप के। तो यहाँ पर मैंने ज़िद की कि मैंने तो जाना है। अब मैं थोड़ा एडवेंचर एंथुजियास्ट हूँ, और अगर मुझ जैसे बंदे आपको लाइफ में मिलते हैं तो एक बात तो श्योर है कि उन्होंने जो काम सोच लिया है वो करना है और आखिरी हद तक जाना है, वापस नहीं मुड़ना जब तक वो काम कर नहीं लेते। एंड टू बी ऑनेस्ट ये कोई बहुत अच्छी आदत नहीं है, ये ख़तरनाक है, ये आपकी जान तक ले सकती है। और यहाँ पर मैंने जाने का तो फ़ैसला कर लिया था, तो फिर टूर गाइड ने मुझसे एक क्लिप बनवाई जो कि मुझे लगता है थोड़ा स्टूपिड था मेरा उसको फिल्म करवाना, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। बना दिए। मेरा नाम सैफुल्ला दाऊद खान है, हमारे टूर गाइड का नाम माहद है। मैं अपनी मर्ज़ी से जा रहा हूँ ऊपर, और कुछ भी खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ना करे हो, लेकिन अगर कुछ भी खुदा न ख्वास्ता हुआ तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, कोई और ज़िम्मेदार नहीं है। उन्होंने रोका मुझे, बट मैं फिर भी जा रहा हूँ बिकॉज़ एडवेंचर है, मुझे करना है। थैंक यू। रास्ता बहुत ख़तरनाक है और मैं इस वक्त सबसे आगे आ चुका हूँ। नींद आ रही है, इसको सहारा बनाना पड़ रहा है, लेकिन मैंने ख़ुद को प्रूव करना है कि मैं ये कर सकता हूँ। ज़िंदगी में इतनी बड़ी चढ़ाई कभी भी नहीं चढ़ी। मैं KPK में रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हाइकिंग की है, वाटरफॉल्स हाइक किए हैं, सब कुछ किया है, बट ये वाला जो सफ़र है ये बहुत बड़ी हाइकिंग है और आम बंदा नहीं कर सकता। इसलिए मैंने ख़ुद को प्रूव करना है कि मैं कर सकता हूँ। ये पूरा रास्ता हम ट्रैक करके आए हैं, वो आखिर से उधर से या शायद उससे भी आगे, और ये वो हमारा जो फर्स्ट स्पॉट है जो भी यहाँ पर रुके हुए थे, ये वो है। इट्स अ लॉन्ग वे, और अभी भी मैंने देखा ऊपर और भी रास्ता है, बट ये सामने पहाड़ है। पता नहीं ये बेस कैंप कितना दूर होगा। मुझे चक्कर आ रहे हैं, एंड मुझे चक्कर आने की वजह से बहुत नींद भी आ रही है इस वक्त। मैं अकेला भी हूँ, अभी ऊपर यहाँ पे बैठा हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर निकलूँगा। कसम से चक्कर आ रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। अकेला होना सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि अब गिर भी नहीं सकता चक्कर आए, या लेट भी नहीं सकता क्योंकि नीचे खाइयाँ कोई बचाने वाला नहीं है। आगे जाते हैं। एक बात याद रखना, अकेले मत आना। मेरे साथ जो भाई आए थे अब शायद वो भी आगे तक नहीं आ रहे, बिकॉज़ रास्ता बहुत गंदा है, ख़तरनाक है, वो भी डर गए हैं। मैं इस पूरी वादी में इस वक्त सिर्फ एक ख़ुद को ही देख पा रहा हूँ इंसान के तौर पे, इसलिए अकेले मत आना। खौफ आता है थोड़ा सा, क्या होगा क्या नहीं होगा। साथ किसी को लेकर आना, ठीक है, 2-3 बंदों को लाना, ताकि अगर एक छूट भी जाए तो कोई मसला नहीं है। और ऑक्सीजन इधर बहुत कम होती है, मुझे लगता है इस तरह से मुझे चक्कर आ रहे हैं, सो उसका भी ख्याल रखना। वाटर साथ ज़रूर लाना। मैं बॉटल भी दूसरे भाई को दिया था क्योंकि मुझे लगा वो साथ आ रहे हैं। फंसा हो यार, अगर कुछ खुदा न ख्वास्ता हो जाता है और आपको ये कैमरा कहीं पे पड़ा हुआ मिलता है तो प्लीज़ ये वीडियो पूरी की पूरी जो है सेफली पहुंचाइएगा। याद बना रहा हूँ। अब जिस तरह आप ऊपर पहाड़ों की तरफ क्लाइंब करते हो, आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन होता जाता है, ऊपर ऑक्सीजन कम है, जिसकी वजह से आपको चक्कर भी आते हैं, आपको नींद भी आती है, और आप प्रॉपरली उतनी एनर्जी के साथ आगे मूव नहीं कर सकते। लाजिम बात है, अगर ऑक्सीजन कम होगी तो आपकी बॉडी को फ्यूल नहीं मिलेगा बर्न करने के लिए, आप समझ रहे हो ना। तो फिर इस वजह से ऊपर जाते हुए मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होगी, और मुझे क्या पता था कि ये तो स्टार्ट है। मैं एक्चुअल में नीचे से अगर जाता, नीचे वाले रास्ते से, तो 3 पहाड़ क्रॉस करके मुझे बेस कैंप मिल जानी थी, लेकिन मुझे ऊपर वाला रास्ता चूज़ करना पड़ा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टूर गाइड ऊपर वाला रास्ता सेफ़ था। लेकिन ऊपर वाले रास्ते पे मैं खो चुका था, प्रॉपर पहाड़ों के बीच में, नांगा पर्वत के ख़तरनाक पहाड़ों जितने आसपास कवर किए हुए थे, मैं उनमें खो गया था, और मुझे नहीं पता चल रहा था कि अब मैंने क्या करना है। वापस जाने का तो सवाल नहीं था, और मेरे दिमाग में बेस कैंप एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर टेंट लगे होंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी सी बेस होगी, और फॉरेनर्स होंगे, पाकिस्तानीज़ होंगे, और सारे जो हैं नांगा पर्वत ट्रैक करने के लिए तैयार होंगे। तो मुझे तो वो नज़र आ जाएगी, उसमें लाइटें वगैरह लगी होंगी, दूर से नज़र आ जाएगी। लेकिन मैं पहाड़ पे पहाड़ क्रॉस कर रहा हूँ और कुछ मिल रहा नहीं है,
हालत बहुत ख़राब हो रही थी मेरी, कुछ ज़्यादा ही ख़राब। मुझे ये सारे पहाड़ अभी क्रॉस करने हैं और ये एक झोंपड़ी इधर मिली है और मुझे नहीं लगता इसमें कोई रहता भी होगा। मेरे कैमरा की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और मेमोरी कार्ड भी सिर्फ 3 से 4 मिनट की वीडियो ही बना सकता है, इसलिए मैं बेस कैंप के लिए उस मेमोरी कार्ड को बचा के रख रहा हूँ। अगर आप डरपोक हैं, खुदा की कसम मत आना। मैंने ख़ुद पे कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन बहुत बुरी फीलिंग्स आती हैं, ख़ास तौर पे जब आप अकेले हों। मैं बिल्कुल अकेला हूँ पूरी वादी में, लेकिन मुझे होप जो मिली है, मैं अभी थोड़ी देर तक पहले तक मैं भी बहुत डिसअपॉइंट हो रहा था, लेकिन जो मुझे होप मिली है वो ये ठीक सामने पानी है और ये पानी बह रहा है। इस वजह से मुझे इतना तो पता है कि 2-3 दिन तक इस पानी के साथ सर्वाइव हो सकता है, इवन अगर आपके पास कुछ खाने के लिए नहीं भी है। लेकिन मुझे उम्मीद है उस पहाड़ को जब मैं पार कर लूँगा तो बेस कैंप आ जाएगी, ना भी आई पानी है, सर्वाइव कर सकता हूँ, ये अच्छा है। और मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ इसी वजह से, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। यहाँ पर मेरी बात ना ही सुनिए तो अच्छा है, मतलब जो मैं वीडियो में कह रहा हूँ इससे पिछली क्लिप में, आप उसको ना ही सुने तो अच्छा है, बिकॉज़ मैं उस वक्त बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल डाउन होने की वजह से मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा चल लिया था, तो मैं ये बात भूल गया था कि मैं नांगा पर्वत के ठीक सामने हूँ। इस सामने वाले पहाड़ों में मैं खो चुका हूँ, तो 3 दिन सिर्फ पानी पे सर्वाइव नहीं कर सकता। मेरे पास खुद को गर्म करने के लिए कुछ भी नहीं था, लिटरली मेरे पास सिर्फ एक स्वेटर था और मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो अगर पानी मुझे ज़िंदा रख भी सकता है तो मैं उस सर्दी से कैसे बचूंगा? दो फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर्स जो नांगा पर्वत के सामने होते हैं, यू वॉन्ट बिलीव कि 2-3 रज़ाइयाँ आप अंदर उनमें लेटे हो तब भी सर्दी लगती है। सो इट्स क्वाइट लो आउट देयर। सो किस तरह मैं सर्वाइव कर सकता था, ये बात मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आई। लेकिन थोड़ी देर बाद जब सर्दी बढ़ना शुरू हुई, एट अराउंड 5:30 मुझे एहसास हुआ कि अब स्वेटर पहनना पड़ेगा और अब सर्दी ने मार देना है मुझे। और इस टाइम पर मैं वापस जाने को भूल चुका था, मुझे आगे ही जाना था, लेकिन अब आगे जाते वक्त मुझे कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था और मुझे लगा कि शायद बेस कैंप नहीं मिलने वाली, मैं टोटली ऑपोजिट पहाड़ों की तरफ आ गया हूँ। इस तरह से मैंने सोचा कि एक पत्थर था ऊपर, और वो पत्थर इस तरह था कि जिस तरह शेड बना होता है, तो ये ऊपर पूरा पत्थर है, ये नीचे थोड़ा सा शेड है उसके। मैंने सोचा मैं उधर जाके स्टे कर लूँगा रात को, और मैं बार बार ये बात भूल रहा था कि कितनी ज़्यादा सर्दी होती है, मैं किसी पत्थर के नीचे सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर मैं 7 बजे उस पत्थर तक पहुंचता हूं, जो कि मेरा एस्टिमेटेड था कि मैं 6-7 बजे तक उस पत्थर पर, वो अराउंड 1.5 घंटा दूर था मुझसे जो मुझे नज़र आ रहा था, तो मैं एस्टिमेट किया था कि मैं 7 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। लेकिन मैं ये भूल गया था कि टेम्परेचर्स कितने ज़्यादा डाउन होंगे। हाइपोथर्मिया ने मुझे 3 घंटे के अंदर मार देना था। तो अगर मैं 7 बजे वहाँ पर पहुँचता हूँ तो 8, 9, 10 बजे तक मेरी बॉडी ने बिल्कुल ठंडा हो जाना था, और 11 बजे तक मेरी लाश ही उस पत्थर के नीचे रही होनी थी, क्योंकि मेरी बॉडी और टेम्परेचर बना ना सकती। अनटिल दिस हैपेंड। देर पहले तक मैं बस ये सोच रहा था कि अब मर जाऊंगा और कोई तरीका नहीं है बचने का। एंड देन ठीक वहाँ पर मुझे एक झंडा सा नज़र आया, आपको नज़र नहीं आएगा, वो बहुत छोटा है, मुझे भी बस वो नज़र आ गया। कंफर्म नहीं था मुझे कि वो झंडा है क्या है, सो मैंने पिक्चर बनाई है उसकी अभी अभी, एंड मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो पिक्चर है, ठीक है, और मैं अगर इसमें जूम इन करूँ तो ये देखो, ये झंडा नज़र आ रहा है। ये शायद 1 घंटा दूर है मुझसे, 2 घंटे। ये बीच में बस एक बहुत गंदा पहाड़ है, ये मार सकता है इंसान को। बस इसको पार कर लिया, वो झंडे वाली जगह, उधर कोई रहता है नहीं रहता मुझे नहीं पता, बट उधर मैं जाके एटलीस्ट सो पाऊँगा। बहुत नींद आ रही है, ये कंफर्म है मैं आज रात को फेरी मेडोज़ नहीं जा रहा, लेकिन उस तक पहुंचना भी एक अजाब है, और ये पत्थर भी हिल रहा है। शिट मैन, बाय बाय। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ऊपर वाले ने DSLR को वसीला बनाया था मेरी जान बचाने का,
मैंने वो जो पिक्चर खींची, उस पिक्चर में छोटा सा जो झंडा था, वहाँ से मुझे पता चला कि कोई जगह, एक छोटी सी झोंपड़ी सी नज़र आ रही थी कोई, कि वहाँ पे मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, एटलीस्ट रात गुजार सकता हूँ। और मैंने उस झोंपड़ी की तरफ अपना सफ़र शुरू किया। वो मुझसे कोई 2 घंटे दूर नज़र आ रही थी उस टाइम पे। ये कोई 6 बजे का टाइम है, लेकिन बहुत मेहनत करके, बहुत पहाड़ों की तरफ से क्रॉसिंग कर करके मैं 7:30 तक वहाँ पे पहुँच गया। अब बीच में मैं 1 मिनट तक क्लिप नहीं बना पाया, बल्कि कई जगहों पे मैं सोच रहा था कि मैं DSLR को फेंक के चला जाऊँ, क्योंकि सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था। अब आगे जितने पहाड़ आ रहे थे वो पहाड़ थे जिन पे नीचे बर्फ़ थी, ऊपर पत्थर होते थे, बड़े बड़े पत्थर और छोटे छोटे पत्थर। तो अगर आप एक पत्थर पर पाँव रखते हो तो सारी की सारी बर्फ़ नीचे चली जाती है, मतलब वो इतना सा गड्ढा सा बन जाता है। और मेरे साथ ये 2-3 बार हुआ, तो मुझे टांगों को थोड़ा फासले पर रख रख के चलना पड़ रहा था और जंप करनी पड़ रही थी एक जगह से दूसरी जगह। एक जगह पहाड़ पर जंप करते हुए मैं दूसरे पहाड़ पर जंप कर रहा था और मैं फिसल गया बर्फ़ से। और जब दूसरी तरफ जाके गिरा तो वो अल्लाह का शुक्र है इतना ज़्यादा उसका फासला नहीं था, ऊंची थी, लेकिन मुझे लगा जब नीचे गिरते हुए कि शायद टांग टूट जाएगी, लेकिन अल्लाह ने किया, मेरा सिर्फ हाथ ज़ख्मी हुआ था। अब तो वो भी काफ़ी बेहतर हो गया। मैं यहाँ पे कहीं पे पिक्चर लगा दूंगा उस हाथ की जो मैंने उस टाइम पे बनाई थी। तो वो काफ़ी ज़ख्मी हुआ, घुटना ज़ख्मी हुआ, लेकिन मैं चल सकता था, ये अच्छी बात थी। और इसी तरह पहाड़ पर पहाड़ क्रॉस करते हुए फाइनली मैं उस झोंपड़ी तक पहुंच गया। और जब मैं उस झोंपड़ी की तक पहुंचा, जब झोंपड़ी के करीब गया, तो मुझे एहसास हुआ कि झोंपड़ी को इतना बड़ा ताला लगा हुआ था। अब मैं उस ताले को नहीं तोड़ सकता, लेकिन मुझे सर्वाइव करना है। तो साइड पर एक छोटा सा लकड़ी का फट्टा सा पड़ा हुआ था और अराउंड इतनी सी खिड़की थी जिससे हार्डली मैं स्क्वीज़ होके अंदर उस हट के जा सकता हूँ। तो मैंने वो खिड़की तोड़ी और मैं उस हट के अंदर मैंने जंप किया, एंड बाय द स्ट्रोक ऑफ लक अल्लाह ताला ने वहाँ पे सारा कुछ मेरे लिए तैयार रखा हुआ था लगभग, जिससे मैं सर्वाइव कर सकता था एटलीस्ट फॉर 1 डे। एंड वही हुआ। मुझे वहाँ पे रज़ाई मिल गई, मुझे थोड़ा सा पानी मिला, अराउंड 1 बॉटल 1.5 बॉटल काफ़ी थी, छोटी वाली, और इतनी काफ़ी होती है, 2 घूंट भी काफ़ी होते हैं सर्वाइव करने के लिए, वो तो बहुत ज़्यादा थी। और इन सब चीज़ों के साथ मैंने रात गुजारी उधर, और सुबह के वक्त फिर मुझे वक्त मिला वहाँ पर वीडियो बनाने का। सुबह के अराउंड 5:30 बज रहे हैं। रात को मैं जब पहाड़ों से गुज़र रहा था तो मैं पूरे का पूरा रास्ता खो गया। मुझे बेस कैंप का कुछ नहीं पता था। मैं 5-6 पहाड़ क्रॉस कर आया और मैं पूरी तरह खो गया था। शाम के कोई 5 से 6 बज रहे थे और मुझे लग रहा था कि अब कोई ठिकाना मिल रहा नहीं है, वापस जाने का टाइम नहीं है, वो सर्दी मुझे मार देगी। लेकिन कुछ बेहतर हुआ और मेरी नज़र पड़ी इस झोंपड़ी पे बहुत दूर से। इस कैमरा से ही मैंने पिक्चर ली उस झोंपड़ी की और किसी तरह मैं इधर पहुंच गया। अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखाया और इधर सब कुछ पड़ा हुआ है, जिस तरह ये इस बकेट के अंदर नूडल्स, यहाँ पर साइड पे वाटर, और यहाँ पर कंबल तक पड़ा हुआ था, रज़ाई, सब कुछ पड़ा हुआ था, जिसने मुझे रात को सर्दी से बचाया और मैं ज़िंदा रह पाया, वरना मेरा ज़िंदा रहना मुश्किल था। यहाँ पे बहुत टेम्परेचर डाउन हुआ था। मैं बिल्कुल नांगा पर्वत के साथ हूँ, इस वक्त इतना करीब हूँ, एंड अल्लाह ने मुझे बचाया है। अब मैं वापस निकल रहा हूँ और अब मैं दूसरा ट्रैक कोई देखूँगा जो कि इतना ख़तरनाक ना हो। मैं मरते मरते बचा हूँ कई जगहों पे पहाड़ से गिरते हुए, और एक जगह पे गिरा भी हूँ पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर, लेकिन फासला थोड़ा कम था, इस वजह से थोड़ा सा ज़ख्मी हुआ। अभी मैं जा रहा हूँ और मैं बाहर से ये झोंपड़ी की वीडियो बनाऊँगा। मुझे गैबी ताकत ने बचाया है, अल्लाह ने, वरना ये झोंपड़ी ना मिलती मैं ये वीडियो ना बना रहा होता। बंदे की भी झोंपड़ी थी, उसके लिए मैं यहाँ पर अपना मैंने नंबर जो है वो इस छुरी से इनग्रेव किया है, बिकॉज़ यहाँ पे कोई पेन नहीं है, और मैंने निशान छोड़ के गया हूँ ताकि वो मुझे कॉल कर सके। मैं उसको, उसकी वजह से मेरी मदद हुई, मेरी जान बची इस झोंपड़ी की वजह से, तो मैं उसको पे कर सकूं, इसलिए मैंने अपना नंबर इधर छोड़ा है उसके लिए। और जब मैं एंटर हो रहा था तो इस दरवाज़े को बाहर से लॉक लगा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे इसको तोड़ना पड़ा अंदर आने के लिए। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, अगर थोड़ी देर और रुकता तो आई थिंक इसको मेडिकल ज़ुबान में हीमोथर्मिया कहते हैं, व्हाट्सएवर, मुझे वो होने वाला था, इसलिए मैंने इसको तोड़ा और तोड़ के अंदर आया। सो मुझे इसके लिए भी पे करना है उसको। मैं इस वक्त अपने साथ एक नूडल्स का पैकेट
2 माचिस इन केस अगर मैं ना पहुंच पाऊँ, रास्ते में मुझे आग की ज़रूरत पड़े, और कुछ चीनी लेके जा रहा हूँ, चीनी इसलिए ताकि ग्लूकोज लेवल डाउन ना हो बॉडी में, और एक पानी की बोतल भी लेके जा रहा हूँ साथ। सामने मुझे इंसान मिल गए, 2 दिन में पहली बार हुआ है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। And this was my first contact with human beings in 18 hours. 18 घंटे में ये मेरा पहला कांटेक्ट था इंसानों के साथ। एंड आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट फीलिंग कि जब आप बिल्कुल ब्रिंक ऑफ कोलैप्स पर होते हो ना, और उस वक्त आप आगे बढ़ते हो और किसी तरह जान बचा लेते हो, और वापसी में आपको जब इंसान नज़र आते हैं तो वो बहुत ब्लिसफुल फीलिंग होती है, बिकॉज़ आपको अल्लाह ने एक नई ज़िंदगी दी है। एंड टू बी ऑनेस्ट, दिस ट्रिप हैज़ चेंज्ड मी एज अ पर्सन। मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। मेरी परसेप्शन दुनिया के लिए, इंसानों के लिए, किस तरह हम ज़िंदगी गुजारते हैं, वो सब चेंज हो गई है। वो लम्हा जब आप मौत के बिल्कुल करीब होते हो, आपको उस वक्त अपनी ज़िंदगी का एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी कीमती है, और आपको हर वो लम्हा याद आता है जब आपने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, नहीं किया, क्या चीज़ें थी जो ज़िंदगी में अधूरी रह गई। और ये सारे के सारे ख़यालात मुझे भी आ रहे थे। एंड आई कैन प्राउडली से दैट आई हैव सर्वाइव्ड, and I am the only human to live and survive alone for more than 18 hours at Nanga Parbat base camp with no food supplies or stuff to keep myself warm, except for what I found in that small hut that I broke into. और जब मैं वापस पहुंचा फेरी मेडोज़ तो मुझे पता चला कि वो जो स्मॉल हट था वो ही बेस कैंप है, और वहाँ पर ही लोग स्टे करते हैं, उनको चाय वगैरह मिल जाती है, नूडल्स मिल जाते हैं दोपहर के टाइम पे एंड ऑल दैट स्टफ़, और फिर वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन उस दिन वहाँ पर कोई नहीं था, वो सीज़न ही ऐसा था, वहाँ पे कोई नहीं था। और मुझे बाद में ये सारी की सारी कहानी लोकल्स ने ही बताई कि वहाँ पर मिनिमम 3 लोकल्स जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रात को ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं हुआ। इट वाज़ ऑल ओके फॉर मी। सिर्फ एक छोटा सा पत्थर आके लगा था झोंपड़ी को, लेकिन मुझे वो ऐसा फ़ील हुआ जैसे नांगा पर्वत की हवा आ रही है तो उसकी आवाज़ है। सो मेरे लिए इतना इशू नहीं था। मैंने रात को 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ी थी और मैं सो गया था। सोया क्या था, इतना टॉर्चर होकर बंदा सो नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट मेरी टांगों को आराम चाहिए था सुबह वापस वहाँ से अपना सफ़र शुरू करने के लिए। और इस बार मैंने नीचे वाले पहाड़ों से सफ़र अपना पूरा किया था, ऊपर वाले पहाड़ों से नहीं। और अगर आप कभी भी फेरी मेडोज़ की तरफ जा रहे हैं, नांगा पर्वत की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर वाली साइड चूज़ नहीं करनी, नीचे से रास्ता बना हुआ है, नीचे वाले पहाड़ों से जाना है। आपको चाहे कोई जितना भी बोले कि नीचे से मर जाओगे ऊपर से जाओ, बोलो यार नीचे की मौत कबूल है, ऊपर की तकलीफ़ वाली मौत कबूल नहीं है। You cannot survive there. I have survived because Allah was with me. अल्लाह ने मेरी मदद की, but not everyone is that much lucky. ये था मेरी ज़िंदगी का एक अनमोल सफ़र जिसने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी। ज़ाविया और हर वो चीज़ जो मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है वो बदल गई। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि मुझे ज़िंदगी की कदर हुई कि ज़िंदगी कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बिल्कुल मौत से एक कदम दूर था। और अगर वो हट यानी बेस कैंप मुझे उस तस्वीर के अंदर नज़र ना आती तो शायद आप इस वक्त मेरी ये वीडियो ना देख रहे होते। तो सवाल ये उठता है कि ज़िंदगी सिर्फ आपको एक बार मिलती है और ज़िंदगी बहुत कीमती है, तो क्या आपने उसको बहुत संभाल के गुजारना है या इसी तरह के एडवेंचर करने हैं? और अगर आपने इसी तरह के एडवेंचर करने हैं तो आपको एडवेंचर के दौरान ज़िंदगी की कीमत का और एहसास होगा। तो क्या फिर ये एडवेंचर करने चाहिए या ज़िंदगी को बहुत सुकून में गुजारना चाहिए और बहुत सुकून में गुजारते गुजारते ज़िंदगी की फ़ील ही ख़त्म हो जाए? इसका जवाब मुझे ख़ुद नहीं मिल पाया, लेकिन मेरे ख़्याल से मैं तो इस तरह के एक्सपीडिशंस आगे करता रहूँगा। और फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार थोड़ा तैयार हो के जाऊँगा, ये नहीं कि साथ बॉटल भी ना हो, साथ खाने के लिए भी कुछ ना हो, और आप निकल गए हो पहाड़ों पे, और वो भी दुनिया के
डेडलीस्ट पहाड़ों पे। मैं मिलूँगा आपसे फिर कभी किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ। शायद इस तरह के एक्सपीरियंस तो कभी दोबारा ज़िंदगी में ना हो पाए, शायद मैं इस तरह की कहानी कभी भी नरेट ना कर पाऊँ, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है और ये हर एक को नहीं मिलता। सो आई फील लकी कि खुदा ने मुझे ज़िंदगी दिखाई, कि ज़िंदगी का मकसद दिखाया, और ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा गुजार लेना, 9 to 5 जॉब करना, बच्चे पैदा करना और उसके बाद मर जाना नहीं है। लाइफ इज़ मोर देन दैट। ज़िंदगी को जीना सीखें, गुजारते तो सभी हैं। मिलूँगा आपसे फिर कभी। अपना ख्याल रखिएगा।